बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मेरी जो आज की ये वीडियो है उन दोस्तों के लिए है जो दुनियावी हवस के अंदर पड़े हुए हैं। ये एक सच्चा वाक़या है डियर व्यूवर्स, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक दिन का ज़िक्र है कि एक दिन बादशाह का मूड बहुत अच्छा था। वो नौजवान वज़ीर की तरफ मुड़ा और मुस्करा कर पूछा, तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वज़ीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ मत, बस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वज़ीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हजूर, आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खूब और खुश नसीब तरीन शख्स होता। वज़ीर खुश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो? वज़ीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फ़ौरन अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वज़ीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। जैसे ही बादशाह ने पहले हुक्म के ज़रिए आधी सल्तनत हवाले करने का फरमान जारी किया, दूसरे हुक्म में बादशाह ने वज़ीर का सर कलम करने का आर्डर दे दिया। वज़ीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वज़ीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करके लाने हैं। अगर तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वज़ीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने इसके बाद फरमाया, मेरे 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया। बादशाह ने कहा कि पहला सवाल जो है, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? और फिर बोला कि तीसरा सवाल जो है, इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? बादशाह ने इसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़ बुलंद फरमाया, तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। वज़ीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दूर दौड़ लगा दी। उसने उस मुल्क में भर के दानश्वर, अदीब, मुफक्किर, ज़हीन लोग जमा किए और उनके सामने सवाल रख दिए। मुल्क भर के दानश्वरों ने सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वज़ीर ने दूसरे दिन दानश्वर बढ़ा दिए।
लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, लेकिन उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा फिरता रहा, शहर शहर गांव गांव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन था ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर की मरकज़ी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूस के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में पहुंचा। आबादी के सिरे पर एक फ़कीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कटिया तक पहुंच गया। फ़कीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फ़कीर का कुत्ता शड़प शड़प की आवाज़ में वो दूध पी रहा था। फ़कीर ने वज़ीर की हालत देखी तो कहका लगाया और बोला, जनाब अली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वज़ीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फ़कीर ने सूखी रोटी के टुकड़े जो थे वो जिस पॉट बर्तन यानी छाबे में रखे, मुस्कराया और अपना बोरिया उठाया जिस जगह पे वो बैठा था और वज़ीर से कहा, ये देखिए, आपकी बात समझ में आ जाएगी। वज़ीर ने झुककर देखा तो बोरिए के नीचे शाही खलकत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को अनायत करता था। फ़कीर ने कहा, जनाब अली, मैं भी इस सल्तनत का वज़ीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजातन आप खुद देख लीजिए। फ़कीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वज़ीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फ़कीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वज़ीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वज़ीर की हमाकत के तज्ज़िये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वज़ीर एंकर पर्सन बनने की बजाय फरियादी बन गया और उसने फ़कीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फ़कीर ने कहा, हाँ। ऐसे गर्दन हिला दी और इस तरह कहा, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का जो जवाब है उसका तुम्हें कीमत अदा करनी होगी। वज़ीर ने
کے پاس جو تھا شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں گردن ہلا دی اور فقیر نے سوالوں کے جواب جیسے بتانا شروع کیے تو اس میں جو پہلا جو سوال تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو اس نے پہلے سوال کا جو جواب دیا کہ دنیا میں سب سے بڑی جو سچائی ہے وہ موت ہے، موت۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی انسان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے۔ وزیر سرشار ہو گیا۔ اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی۔ فقیر نے کہکا لگایا، کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا، وزیر کے ہاتھ میں دیا اور کہا، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے۔ وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی قیمت پر کتے کا دودھ، جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے کندھے اچکا کر کہا، تمہارے پاس اب دو راستے ہیں، تم انکار کر دو اور شاہی جلاد کل تمہارا سر قلم کر دے گا، یا پھر تم یہ آدھا پاؤ دودھ جو کتے کا جھوٹا تھا پی جاؤ، تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی، اس کے مالک بن جاؤ گے اور تمہاری جان بھی بچ جائے گی۔ اب فیصلہ تم پر ہے۔ وزیر اپنی اس مخمصے میں پھنس گیا۔ ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا جھوٹا دودھ تھا۔ وہ سوچتا رہا اور سیلف ریسپیکٹ ہار گئی۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا۔ جیسے ہی وزیر کی سیلف ریسپیکٹ ہار گئی اور اس نے کیا کیا کہ پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی لیا، فقیر نے کہکا لگایا اور بولا، میرے بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، غرض۔ یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا جاؤں گا، اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ پینا پڑے گا۔ لہذا میرا مشورہ ہے، زندگی کی ان تین حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ جو محل کے قریب پہنچ رہا تھا، اس کے احساس شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے میں پہنچا۔ اس کے سینے میں خوفناک ٹیسیں اٹھیں
اور گھوڑے سے گر پڑا اور لمبی ہچکی لی اور اس کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمیں کسی دن کسی ٹھنڈی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان 3 سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر غرض کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے، ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے، ہم کہیں اس کہانی کے وزیر تو نہیں بن گئے۔ مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرض کے اس غلیظ پیالوں سے بالا تر ہو جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب مائی چینل ڈاکٹر وحید ٹی وی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ کی امان، اللہ حافظ۔